भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच पिछले एक साल से जो कोल्ड वॉर चल रहा है, क्या अब वो खत्म होने वाला? एक तरफ सीमा पर तनाव है, हिंदुओं पर होते हमले हैं, क्रिकेट के मैदान से लेकर व्यापार तक मची खींचतान है, और दूसरी तरफ है अचानक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का भारत को भेजा गया वो रहस्यमयी न्योता, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में खलबल मचा दी। आखिर चुनाव से ठीक पहले इस न्योते के पीछे की असली वजह क्या है? मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी को छिपाने का एक मुखौटा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम तमाम परतों को आपके सामने रखेंगे कि आखिरकार जनमत संग्रह का वो पेज क्या है जिससे बांग्लादेश का भविष्य बदल सकता है। बांग्लादेश में चुनाव के नतीजों से पहले क्या चेतावनी आई है, ये भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज खुलासा सरहद के उस पार का होगा। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। भारत और बांग्लादेश के बीच इस वक्त जो कुछ भी घट रहा वो किसी हाई वोल्टेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा महसूस हो रहा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये एक चुनाव है तो आप रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी बेहद डरावनी है। हम एक एक करके आपको हर सवाल का जवाब देंगे ताकि आपको बेहद सरल भाषा में समझ में आ जाए कि आखिर ढाका की गलियों में पक क्या रहा। सबसे पहले और सबसे एक बेहद अहम सवाल, बांग्लादेश ने भारत को न्योता क्यों भेजा है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले 1.5 साल से जो बर्फ जमी है उसे पिघलाने के लिए ढाका ने एक दांव खेला है, एक चाल चल दी है। 12 फरवरी को होने वाले 13वें संसदीय चुनाव के लिए भारत को इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बनाने का न्योता भेजा गया है। दरअसल एक कूटनीतिक मजबूरी है। मजबूरी कैसे? अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि अगर भारत इस चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनता है तो दुनिया की निगाहों में इस चुनाव को ईमानदार माना जाएगा। जनवरी 2024 के चुनावों पर जो धांधली के आरोप लगे, उस दाग को धोने के लिए इस बार 300 से ज्यादा विदेशी ऑब्जर्वर को बुलाया गया है। चलिए आपको अब जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं कि ऑब्जर्वर की लिस्ट में भारत के अलावा कौन कौन देश शामिल है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, यूरोपीय संघ, कॉमनवेल्थ सचिवालय और कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल है। इसके अलावा एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस ANFREL, इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट IRI और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट NDI जैसे संगठन को न्योता दिया गया है। बांग्लादेश सरकार में वरिष्ठ सचिव SDG समन्वयक लामिया मुर्शिद ने कहा है कि अभी पर्यवेक्षकों की सूची अंतिम नहीं है और आने वाले दिनों में और भी देश के नाम इसमें ऐड ऑन किए जाएंगे। वो देश कौन कौन से होंगे वो भी समझ लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से। नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, मिस्र, नाइजीरिया, कुवैत जैसे देशों को निमंत्रण भेजा जाएगा, जिनमें से कई अभी पुष्टि की प्रक्रिया में है। भारत की खामोशी इस वक्त ढाका के लिए सबसे अहम बेचैनी है, चुनौती है, क्योंकि दिल्ली का रुख भी तय करेगा कि आने वाली सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी या फिर नहीं। चलिए अब बात करते हैं एक और सवाल की, उस विस्फोटक खुलासे की जिसने दिल्ली की गलियारों में हलचल मचाई है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय का दावा है। जॉय ने जो कहा, अगर वो सच साबित हुआ तो भारत के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां और भी बढ़ जाएंगी। जॉय का कहना है कि ये चुनाव यानी कि इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि एक ऐसा गेम प्लान तैयार किया गया जिसमें खालिदा जिया की पार्टी जो कि BNP है वो नंबर 1 की पार्टी बनेगी, लेकिन उसे अकेले बहुमत नहीं मिलेगा। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो उसे बैसाखी की जरूरत होगी और वो बैसाखी बनेगी जमात-ए-इस्लामी। जॉय का सीधा आरोप है कि चेहरा BNP का होगा, लेकिन सत्ता की असली चाबी कट्टरपंथी जमात के पास होगी। सजीब
वाजेद जॉय ने बांग्लादेश के भविष्य को लेकर एक डरावनी तस्वीर भी पेश की। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का वोटर बेस सीमित है, लेकिन उसे अनुपात से ज्यादा सीटें हासिल होगी। जॉय ने चेतावनी दी है कि जमात इस्लामी प्रभावी रूप से पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करेगी, यानी सरकार का चेहरा कोई और होगा, लेकिन फैसले कट्टरपंथियों के होंगे। भारत के लिए डरावना है, और डरावना क्यों है वो समझिए, क्योंकि जमात का इतिहास हमेशा से भारत विरोधी रहा। जॉय ने भारत को आगाह भी किया है। उनका मानना है कि जमात के प्रभाव वाली एक कमजोर और बाहरी ताकतों से प्रभावित सरकार नई दिल्ली के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पैदा करेंगी। जमात का भारत विरोधी रुख किसी से छिपा नहीं, और अगर सत्ता में वो मजबूत होती है तो यह दोनों देशों के रिश्तों को और भी खराब करेगा, साथ ही साथ सीमा सुरक्षा के लिए भी खतरनाक संकेत है। चलिए अब तीसरा अंतिम है लेकिन बेहद अहम सवाल, इस न्योते का असली अर्थ क्या है? जनमत संग्रह क्या होता है? ये क्या चक्कर है? ये शब्द आखिरकार है क्या? कितना पेचीदा? चुनाव के साथ साथ बांग्लादेश इस बार एक जनमत संग्रह भी करवा रहा। दर्शक, इसे समझना बेहद जरूरी है कि आम चुनाव में आप अपना नेता चुनते हैं, लेकिन जनमत संग्रह में आप देश का कानून चुनते हैं। सरकार जनता से सीधे पूछेगी कि क्या आप नेशनल चार्टर और कार्यकारी शक्तियों में बदलाव चाहते हैं। अगर जनता हाँ कहती है तो बांग्लादेश के संविधान का ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। जॉय का मानना है कि जनमत संग्रह की जो पर्दे के पीछे की कहानी वो दिलचस्प है। इसी पर्दे के पीछे देश के एक हिस्से को एक ऐसी दिशा में धकेला जा रहा जहां से वापस आना नामुमकिन है। ये न्योता दरअसल भारत और दुनिया को दिखाने की कोशिश भी है कि सरकार जो भी बदलाव कर रही है वो जनता की मर्जी से है और दुनिया की निगरानी में है। चलिए जनमत संग्रह को और भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्राफिक्स देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझ में आएगा जनमत संग्रह है क्या। सरल भाषा में इसकी परिभाषा है कि ये लोकतंत्र का एक ऐसा हथियार है, इसमें जनता किसी नेता को नहीं बल्कि सीधे किसी फैसले को चुनती है, कानून को चुनती है। कैसे अलग है ये चुनाव? आम चुनाव में आप अपना प्रतिनिधि एमपी एमएलए चुनते हैं। जनमत संग्रह में आप सीधे सीधे सरकार के प्रस्ताव पर हामी या फिर आप ना की मुहर लगाते हैं, हाँ या ना कहते हैं। सीधा संदेश, सरकार कहती है हमने ये नियम बनाया है, हमने ये कानून लागू किया है, आप मंजूर है, आपको ये पसंद है। आप अगर हाँ कहेंगे तो आगे लागू होगा, ना कहेंगे तो आपका फैसला होगा, उसके बाद इसमें बदलाव किया जाएगा। बांग्लादेश में क्या हो रहा है और बांग्लादेश में जनमत संग्रह क्यों किया जा रहा है, इसे समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। नेशनल चार्टर और कार्यकारी शक्तियों में बदलाव। प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उसे सीमित करना है, शासन के ढांचे को नया रूप देना है। अंतरिम सरकार इसे अपनी नैतिक जीत और जनता का समर्थन दिखाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जनमत संग्रह का इस्तेमाल करना चाहती है, यही उद्देश्य है। जनमत संग्रह के 4 पिलर्स हैं क्या क्या, उसे समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ग्राफिक्स में देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनता और फैसले के बीच कोई बिचौलिया नेता नहीं होता। बाइंडिंग वर्सेस एडवाइजरी, अगर ये बाध्यकारी है तो सरकार को जनता का फैसला हर हाल में मानना होगा। नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सिर्फ देश की संप्रभुता, संविधान या बदलावों पर ही कराया जाता है। ग्लोबल एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करने की कोशिश कैसे की जा रही है वो समझिए। देखिए जनमत संग्रह के कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल्स भी है, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूँ कि आखिरकार वो ग्लोबल एग्जाम्पल्स है क्या। जैसे ब्रिटेन का ब्रेक्सिट, यूरोपीय संघ से अलग होना, या 1947 में सिलहट का भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का वो फैसला, ये ग्लोबल एग्जाम्पल्स है। ये तमाम उद्देश्य है जिसकी वजह से जनमत संग्रह लागू किया जा रहा। भारत के लिए इसके मायने क्या है वो समझिए। सुरक्षा चिंता, अगर जनमत संग्रह के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा को संवैधानिक संरक्षण मिला तो भारत के लिए सीमा पर सुरक्षा एक चुनौती हो जाएगी। अस्थिरता का भी डर है। सजीव वाजेद जॉय के अनुसार ये प्रक्रिया केवल दिखावा हो सकती है ताकि पर्दे के पीछे से सत्ता बदली जा सके। पूरा मामला अब त्रिकोण में आकर अटक गया है, टिक गया है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जो अपनी साख बचाने के लिए भारत का साथ चाहती है, दूसरी तरफ है सजीव
वाजिद जॉय जो भारत को आने वाले खतरे के प्रति आगाह कर रहे, और तीसरी तरफ है वो कट्टरपंथी ताकतें जो पर्दे के पीछे से अपनी बिसात बिछा चुकी है। 12 फरवरी को सिर्फ वोट नहीं दिए जाएंगे, बल्कि बांग्लादेश के भविष्य का फैसला होगा। क्या भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करेगा और वहां की नई व्यवस्था को अपनी मंजूरी देगा, या फिर जॉय की चेतावनियों को गंभीरता से लेते हुए अपनी प्लानिंग बदल देगा? आने वाले कुछ हफ्ते में दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। एक बेहद अहम फैसला होने वाला है। 12 फरवरी को चुनाव होगा। चुनाव के बाद क्या कुछ परिस्थितियां आती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इसी के साथ इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।